तो हम लोग का आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, चैप्टर 3। चैप्टर 3 यानी चैप्टर 1 और 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 3 को। चैप्टर 3 को आज इतना अच्छा कंसेप्ट से सीखेंगे कि आगे जितना भी चैप्टर 3 का सवाल आएगा सब बनने लगेगा, अपने आप बनने लगेगा, है ना। तो चैप्टर 3 का नाम क्या लिखा गया है? इस चैप्टर का नाम है निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति है, इसको इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इस चैप्टर का नाम क्या है इंग्लिश में अगर बोला जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो अगर इसी को हम बोले कि इसका इंग्लिश में इस चैप्टर को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है। बात समझ में आ गया? तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, कुछ कुछ टॉपिक है इसमें। हम लोग को कार्तीय तल पढ़ना है। तो कार्तीय तल आखिर क्या होता है तो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले जब लिखेंगे ना, तो जब कोई चीज एकदम सीधा लंबा एक लाइन देंगे इस तरह का, जब कभी भी एक सीधा इस प्रकार का एक लाइन होगा ऊपर की ओर, ठीक है, यानी नीचे से ऊपर इसको बोल सकते हैं या ऊपर से नीचे बोल सकते हैं। तो ऐसे लाइन को ये एरो के हिसाब से डिनोट करना है। दोनों तरफ एरो बताता है कि ये आगे की ओर और भी बढ़ सकता है और ये आगे की ओर भी बढ़ सकता है। तो ऐसे लाइन का अपना एक नाम है और इसका नाम है ऊर्ध्वाधर। क्या नाम है? ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर को हम लोग इंग्लिश में वर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टिकल। ठीक है, तो इसको हम लोग वर्टिकल लाइन कहते हैं। जब कभी भी ऊपर से नीचे इस तरह का लाइन दिखे तो इसका नाम है, क्योंकि हम लोग हिंदी में अगर बोले तो ऊर्ध्वाधर बोलेंगे और इंग्लिश में अगर इसका नाम बोले तो वर्टिकल बोलेंगे। बात समझ में आया? यानी एक वर्टिकल लाइन है यानी ऊर्ध्वाधर लाइन है। यहां तक समझ में आ गया? तो ऊर्ध्वाधर लाइन का जो ये सिरा होता है ना, ये दो सिरा होता है। तो इस सिरा को जो ऊपर वाली भाग में होगा इसको हम लोग वाई से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? वाई से डिनोट करेंगे। और जो नीचे वाला सिरा होगा इसको हम लोग वाई डैश से डिनोट करेंगे। ये जो हल्का सा दाग दिख रहा ना, इसको डैश पढ़ना, यानी वाई डैश। हाँ, डैश, वाई डैश। ठीक है, ये वाई डैश से निर्दिष्ट होगा और ये अला वाई से, यानी इसको हम लोग ऊपर की सिरा को वाई बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? वाई डैश बोलेंगे। ठीक है, और इस पूरे लाइन को ऊर्ध्वाधर लाइन बोलेंगे। बात समझ में आ गया? अब इसी प्रकार अगर राइट से लेफ्ट, ये तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर था, एक लाइन ऐसा हो जो राइट से लेफ्ट हो या लेफ्ट से राइट हो, यानी इधर से इधर हो चाहे इधर से इधर हो, एक ही बात है, क्योंकि एरो लगा हुआ है तो ये आगे की ओर बढ़ सकता है। तो ऐसे लाइन को हम लोग क्षैतिज रेखा कहेंगे। क्या बोलेंगे? क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज। क्या बोला जाएगा? क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज रेखा। ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया, ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया और ये क्षैतिज रेखा हो गया। ठीक, क्षैतिज रेखा को अगर इंग्लिश में नामांकन इसका किया जाए तो इंग्लिश में इसका नाम होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर किसी को लिखने का मन कर रहा तो वो लिख सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही नाम हम लोग को आएगा जो बुक में दिया गया, क्योंकि हिंदी में है बुक इसीलिए। तो क्षैतिज रेखा का जो दो सिरा होता है, इसमें से जो दाहिना तरफ का सिरा है, यानी जिधर से हम लोग लिख रहे हैं जिस हाथ से, इधर वाले, इसको हम लोग एक्स से निर्दिष्ट यानी एक्स से डिनोट करेंगे और जस्ट इसके उल्टा वाला यानी अपोजिट वाला सिरा को हम लोग एक्स डैश से दर्शाएंगे। ठीक है, तो यहाँ दो जो लाइन हम लोग को दिखा, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको निर्दिष्ट करने के लिए जो है वो क्या है? वाई और वाई डैश और एक्स डैश। लेकिन इसमें क्या है कि जो ऊपर वाला होगा उसको वाई बोलेंगे, जस्ट इसके उल्टा अपोजिट में जो होगा यानी नीचे की तरफ उसको वाई
डैश बोलेंगे। इसी प्रकार क्षैतिज रेखा जो होता है इसके दाहिना तरफ, इसको दायां पक्ष बोलते हैं, ठीक है, मतलब इस सिरा को, तो इसको एक्स से डिनोट करेंगे और इसके उल्टे की ओर जो होगा उसको एक्स डैश से निर्दिष्ट करेंगे। बात समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, ये दो चीज हम लोग अभी तक सीखे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ये दो लाइन होता है, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा। क्योंकि पूछ लेता है कि क्षैतिज रेखा है कौन इस दोनों में से, तो बताना पड़ेगा। बात समझ में यहाँ तक आ गया? अब क्या है कि इन दोनों रेखा को जब एक दूसरे से प्रतिच्छेद कराएंगे तो क्या बनेगा, यही हम लोग को पढ़ना है पूरा टॉपिक। जब इन दोनों रेखा को एक दूसरे से प्रतिच्छेद कराएंगे, यानी हम इसको ऐसे आगे की ओर बढ़ाएंगे और इसको ले जाएंगे, तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं करेगा? बात समझ में आए? तो इसके बाद ये तो समझ में आ गया है ना, ये नोट करना है किसी को। हाँ, जितना भी टॉपिक है सब नोट करना है, तो इसको पहले नोट करो। अगर क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, इस तरह इंटरसेक्ट करेगा, तो जहां एक दूसरे को ये काटेगा, इस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। इस बिंदु का नाम क्या है? मूल बिंदु, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। अच्छा, मूल बिंदु को अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या बोलते हैं? ओरिजिन, इसका ओरिजिन है, ठीक है। तो मूल बिंदु क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा जब एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उसे मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो लाइन हम लोग को मिला, ये वाला एक्स वाला, हमको पता है इसको क्या बोलते हैं? एक्स, और इसको बोलते हैं एक्स डैश। ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश, ठीक है। ये एक्स डैश और एक्स, ध्यान से समझना, एक्स डैश और एक्स, इस पूरे को एक्स अक्ष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? एक्स डैश अक्ष, ऐसे लिखा जाता है। एक्स डैश, ये माइनस नहीं है, एक्स डैश अक्ष, यानी ये जो क्षैतिज रेखा है इस पूरे रेखा को हम लोग एक्स अक्ष वाली रेखा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे एक्स डैश से लेकर एक्स तक का ही संख्या लिखा गया है। बात समझ में? ये जो y और y डैश वाला है इसको हम लोग किसके नाम से जानेंगे तब? y अक्ष के नाम से, y अक्ष के नाम से। अगर कोई डैश नहीं देता है तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा। चलो, तो हम लोग क्या क्या सीखे? ये जो क्षैतिज रेखा है ये एक्स डैश एक्स से दर्शाया जाता है, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। जो क्षैतिज रेखा है एक्स अक्ष, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, ये दोनों एक दूसरे को जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करेगा यानी प्रतिच्छेद करेगा उसको वो मूल बिंदु कहते हैं। बात समझ में आए? अब समझो, ये मूल बिंदु से दाहिना ओर जब जाएंगे, इस मूल बिंदु से दाहिना ओर जब जाएंगे तो ये एक्स है ना, तो एक्स की लाइन का ही हम बात कर रहे हैं, ये एक्स वाला अक्ष का ही बात कर रहे हैं। तो जब जीरो से दाहिना ओर जाएंगे तो इसको बोला जाता है धनात्मक एक्स अक्ष। ये धनात्मक एक्स अक्ष है, ठीक है। जब ओ से, ओ मतलब मूल बिंदु को हम मान लेते हैं ओ है, ओ एक्स क्या है? धनात्मक एक्स अक्ष है। ओ एक्स क्या है? धनात्मक एक्स अक्ष है। जब हम लोग ओ से बाएं ओर जाते हैं, इसके अपोजिट इधर जाएंगे, इस डायरेक्शन के उल्टा, जब इसको इधर की ओर जाएंगे तो इसको बोला जाता है ऋणात्मक एक्स अक्ष, ऋणात्मक एक्स अक्ष, ठीक है। यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन को दर्शाता है, इंग्लिश में पॉजिटिव ऐसे लिखा जाता है, प्लस भी, और नेगेटिव को लिखा जाता है माइनस भी, ठीक है। इसी प्रकार जब ओ वाई का बात करें तो ओ वाई को बोला जाता है, ये वाई वाला है ना, तो इसको बोला जाता है ऋणात्मक या धनात्मक। हाँ, इससे जब ऊपर की ओर जाएगा तो इसको बोला जाएगा धनात्मक वाई अक्ष। जब ओ से ओ डैश, ओ से वाई डैश की ओर आएंगे यानी इसके अपोजिट आएंगे, जब कभी किसी के उल्टा की ओर आएंगे अपोजिट, तो वो ऋणात्मक हो जाता है, यानी ऋणात्मक वाई अक्ष, ठीक है। ये ऋणात्मक वाला पोर्शन है, वो देने का जरूरत नहीं है। इस पूरा लाइन को यहां से यहां तक को हम लोग वाई अक्ष के नाम से जानते हैं, यहां से यहां तक को वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। और ओ
वाई डैश ऋणात्मक, ओ वाई डैश ऋणात्मक, ओ वाई प्लस, ओ एक्स प्लस नहीं, हाँ धनात्मक वही चीज है ना, ओ एक्स धनात्मक, ओ एक्स डैश ऋणात्मक, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन इस पूरे लाइन को एक्स अक्ष और इस पूरे लाइन को वाई अक्ष के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आया? तो इसमें पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप एकदम आस्ते आस्ते चलेंगे, कहाँ से शुरुआत करके कहाँ तक जाएंगे, बाद में एकदम दिमाग में एनालिसिस होना चाहिए पूरा। बात समझ में आया? तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या देखें कि एक ऊर्ध्वाधर लाइन होता है, ऊर्ध्वाधर लाइन को एक्स अक्ष वाई अक्ष के नाम से जाना जाता है। एक क्षैतिज लाइन होता है, उसको हम लोग एक्स अक्ष के नाम से जानते हैं। ये दोनों जिस बिंदु पे इंटरसेक्ट करेगा यानी प्रतिच्छेद करेगा उसे मूल बिंदु ओ के नाम से जानते हैं। बात समझ में आया? अब ओ से अगर ओ एक्स की ओर जाएंगे तो धनात्मक अक्ष कहलाएगा, जो कि एक्स है इसलिए एक्स अक्ष बोल सकते हैं लेकिन धनात्मक है। और ओ एक्स डैश की ओर आएंगे तो ऋणात्मक, ओ वाई की ओर जाएंगे तो धनात्मक, ओ और वाई डैश तक जाएंगे तो ऋणात्मक। इतना चीज तो हमको मिल गया, यहां तक समझ में आ गया है ना? ठीक है। अब इसमें सारा नामांकन याद कर लेना, जो जो हम नाम लिखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझना क्या है, अब समझना है कि जैसे ये जो इंटरसेक्ट वाला पॉइंट है ना, ये मूल पॉइंट है, ये क्या है, मूल बिंदु, ओरिजिन है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है सब चीज का। तो ये जो ओरिजिन है, ये जो ओरिजिन है, यहाँ से हम लोग 1 सेंटीमीटर या 1 इकाई दूरी, जिसे 1 एकक दूरी कहते हैं, क्या बोलते हैं, 1 एकक दूरी क्या होता है, एक एकक दूरी, 1 एकक वह दूरी है जो हमेशा ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से समान दूरी पे जाएगा। वो 1 एकक का दूरी 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है। जो भी लेंगे हम लोग एकदम इक्वल डिस्टेंस पे लेगा। मान लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर का स्केल से नाप के दूरी लिए, तो यहां से यहां तक अगर मान ले रहे 1 सेंटीमीटर आया तो ये 1 एकक दूरी कहलाया, 1 एकक दूरी कहलाया। अगर सेंटीमीटर में है तो बोलेंगे 1 सेंटीमीटर दूरी है, इसीलिए यहां से यहां तक अगर 1 सेंटीमीटर दूरी है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1। और ये 1 प्लस में है क्योंकि धनात्मक वाला है ना, तो इधर धनात्मक वाला है, क्योंकि प्लस का साइन लिखा नहीं जाता है किसी भी संख्या के पहले। इसी प्रकार यहां से जितना दूरी लिए वापस फिर यहां से उतना ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट और लेंगे, क्योंकि यहां से यहां तक 1 एकक का दूरी है, यहां से यहां भी 1 एकक का दूरी है, तो यहां से यहां कितना एकक हो गया, 2 एकक ना, इसीलिए इसको 2 लेंगे हम लोग, यहां से काउंट कर रहे हैं। बात पकड़ में आया? तो ये मान लिया जाए ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां फिर वापस 1 सेंटीमीटर है, लेकिन ओ से लेकर यहां तक कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। अगर हम सेंटीमीटर में नापेंगे तो सेंटीमीटर बोलेंगे, मिलीमीटर में नापेंगे तो मिलीमीटर बोलेंगे, लेकिन अगर कोई भी यूनिट अभी मेरे पास नहीं है नापने का तो हम लोग एकक बोलेंगे, इकाई या इकाई मात्रक, 1 इकाई मात्रक। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 इकाई, 1 इकाई मात्रक, 1 इकाई मात्रक, ये 1 इकाई मात्रक है। इतना तक समझ में आ गया नाम। अब आगे की ओर हम लोग इसी तरह इतना ही दूरी पे चलेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 यूनिट, ये क्या हो गया 4, ये क्या हो गया 5, ये डॉट डॉट करके अनंत तक जा सकता है, क्योंकि जितना जरूरत है उतना हम लोग ले सकते हैं। बस इतना समझना है कि हमको जितना जरूरत है उतना आगे बढ़ा के ले लेंगे। ये तो एक्स अक्ष वाला हो गया, धनात्मक वाला चीज हो गया। लेकिन इसके अपोजिट जब आएंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक वाला भाग आएगा। इसके अपोजिट आएंगे तो क्या आएगा, ऋणात्मक वाला भाग। तो इसके अपोजिट जब आएंगे तो यहां से यहां तक 1 यूनिट वापस पीछे लेंगे। जब हम लोग उल्टा की ओर आएंगे तो बस यही लिखाएगा, लेकिन माइनस में लिखाएगा। किस में लिखाएगा, क्यों माइनस में लिखाएगा, क्योंकि ये ऋणात्मक एक्स अक्ष वाला पार्ट है। तो ये -1 हो गया, इसके बाद हो गया -2, उसके बाद क्या होगा -3। इसी तरह करके ये चलते जाएगा आगे की ओर, इसका भी अंत नहीं है। जितना जरूरत है उतना ले लेंगे, बस इतना सिंपल सा बात है। हमको जितना जरूरत होगा उतना हम लेके छोड़ देंगे। ये समझ में आ गया? तो इधर हो गया धनात्मक अक्ष, इधर हो गया ऋणात्मक अक्ष, ठीक है। ये एक्स अक्ष पे है ना, तो एक्स अक्ष का ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग एक्स अक्ष को कभी कभी हम लोग एक्स का निर्देशांक बिंदु, अगर पूछेगा एक्स का ये मान क्या है ना, तो ये एक्स का एक निर्देशांक है। एक्स का ये निर्देशांक 0.1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 है। तो एक्स का जो वैल्यू है, यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, -2, -3। तो एक्स वाले अक्ष को हम लोग भुज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, भुज के नाम से, ठीक। तो एक और नया चीज हमको मिला, एक्स
अक्ष बराबर क्या होता है, भुज। एक्स अक्ष का जो वैल्यू रहता है उसको हम लोग भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। चलो, तो एक्स अक्ष का तो हम लोग का ये कंप्लीट हो गया नामांकन। ठीक, अब आते हैं वाई वाला में। तो वाई वाला जो है ये धनात्मक पोर्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 1 2 3 4 इस तरह डॉट डॉट जाएगा। लेकिन जब उल्टा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा ले लेंगे तो माइनस ना हो जाएगा। चलो, तो इसके जस्ट नीचे आएगा -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट करके जाएगा। जितना जरूरत है उतना ले लेंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसमें से जब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट किया तो टोटल कितने भागों में बटा, कितने भागों में बटा, तो ये 4 भागों में बटा। एक भाग तो हम लोग का एक्स वाई के बीच वाला इधर वाला भाग है, एक भाग वाई और एक्स डैश के बीच वाला है, और एक भाग है एक्स डैश और वाई डैश के बीच में, और एक भाग हमको मिला एक्स और वाई डैश के बीच में। टोटल कितने भाग आए, 4 भाग। ठीक है, तो ये जो पहला ये वाला जो भाग है, इस भाग का एक अपना नाम है, हम लोग नाम दे देंगे। और ये जो बटा हुआ भाग है, ये चूंकि एक का ही टोटल 4 भाग है, इसीलिए इनका नाम चतुर्थांश होता है। क्या होता है, चतुर्थांश। ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला जो भाग पूरा दिख रहा है, ये चतुर्थांश फर्स्ट कहलाएगा। चतुर्थांश फर्स्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चतुर्थांश 1। ये चतुर्थांश क्या कहलाएगा, 1। ये चतुर्थांश फर्स्ट है। बात समझ में आया। ये 1 नंबर है चतुर्थांश, पहला भाग हम इसी को बोलेंगे। और हम लोग इस तरफ ऐसे मुड़ जाएंगे, एक के बाद ये चतुर्थांश सेकंड, ये दूसरा चतुर्थांश कहलाएगा ये वाला। और ये वाला क्या कहलाएगा, तीसरा चतुर्थांश। और ये क्या कहलाएगा, चौथा चतुर्थांश। बात समझ में आया, बात समझ में आया। चलो, तो ये हम लोग का हो गया चतुर्थांश 2। ये हो गया चतुर्थांश 3। ये हम लोग का हो गया चतुर्थांश 4। ठीक है, तो 4 चतुर्थांश इसमें मिल गया। इस पूरे सिस्टम को जो इतना हम लिखे, इसी को कार्तीय तल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्तीय तल। क्या कहा जाता है, कार्तीय तल। इसी को हम लोग कार्तीय तल के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गया। ये पूरा, तो कार्तीय तल का कितना भाग होता है, 4 भाग होता है। पहला, इधर दूसरा नहीं करना है, ऐसे घूमना है ना। घड़ी ऐसे घूमता है, हम लोग घड़ी को उल्टा घूमना है, ऐसे। ठीक है, घड़ी तो ऐसे ना घूरेगा, तो हम लोग को ऐसे घूमना है घड़ी का। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चतुर्थांश याद कैसे रखेंगे, ये पूरा कार्तीय तल कितने भागों में बटा है, 4 भागों में। इसीलिए इसको क्या नाम से जानेंगे, चतुर्थांश के नाम से। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इतना समझ में आ गया, बोलो समझ में आया, आ गया ना। देखो, अभी बहुत कुछ है इसमें समझने का, है ना। इसमें समझने का और क्या है, जैसे कि जब हम लोग पहला चतुर्थांश का बात करें, जब हम लोग पहला चतुर्थांश का बात करें, तो हम देख रहे इसमें धनात्मक अक्ष वाला लाइन है, ओ से लेकर एक्स तक, और फिर धनात्मक वाई अक्ष वाला लाइन है, ओ से लेकर वाई तक। यानी इसमें जो भी मान है सब धनात्मक वाला है, सब क्या है, धनात्मक वाला। बात समझ में आया। तो इसमें जो x का मान आएगा वो भी धनात्मक आएगा, और जो y का मान आएगा वो भी क्या आएगा, धनात्मक आएगा। इसका मतलब जो पहला चतुर्थांश है, इस पहले चतुर्थांश में हम लोग का x का मान का मतलब भुज, x का मान का मतलब भुज, ये भी प्लस में होगा। अच्छा, y वाला को कोटि कहते हैं, y को क्या बोलते हैं, कोटि। y अक्ष क्या होता है, कोटि। क्या होता है, कोटि। वाई वाला का क्या बोलेंगे, कोटि। जैसे इसमें भुज पूछे कि 1 है, तो कोटि मान लो 2 है, इसका मान ले रहे हैं हम। तो प्रथम चतुर्थांश का जो हम लोग का मान निकलेगा, भुज का मान भी प्लस में निकलेगा और कोटि का मान भी प्लस में निकलेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि भुज का मतलब x का मान भी प्लस में आएगा, कोटि का मान भी प्लस में। कोटि माने y, x का मतलब हो गया भुज और y का मतलब क्या हो गया, कोटि। x का मतलब भुज हो गया, y का मतलब क्या हो गया, कोटि। यानी पहला चतुर्थांश में जो x का वैल्यू निकलेगा वो किस में निकलेगा, प्लस में, क्योंकि भुज क्या होता है, प्लस में। और y का वैल्यू भी जो निकलेगा वो भी किस में निकलेगा,
प्लस में, यानी यहाँ साइन प्लस का देने का जरूरत नहीं है, प्लस का साइन होता है। यहाँ तक समझ में आया। अब आते हैं दूसरे चतुर्थांश में। तो ये दूसरा चतुर्थांश में जो x वाला है ये तो ऋणात्मक लिखा हुआ है और y वाला क्या लिखा है, धनात्मक। यानी दूसरे चतुर्थांश में जो भुज का मान होगा वो किसमें होगा, माइनस में। ये माइनस लिखे और कोटि का मान किसमें होगा, प्लस में। अच्छा, ये भुज का मतलब क्या हो गया, माइनस एक्स, कोटि का मतलब क्या हो गया, y। यानी जो भी x का वैल्यू आएगा सेकंड चतुर्थांश में वो माइनस में आएगा और y का मान किसमें आएगा, प्लस में आएगा। x का मान माइनस आ जाए, y का मान प्लस आ जाए तो किस चतुर्थांश में है, सेकंड वाला। x का मान माइनस में आ जाए, y का मान प्लस में आ जाए तो किस चतुर्थांश में है, सेकंड वाला। अगर x और y दोनों प्लस में आ जाए तो किस चतुर्थांश में है, फर्स्ट वाला। ठीक है, अब आते हैं तीसरे चतुर्थांश में। तो तीसरा हमको दिख रहा है ये ऋणात्मक और ये भी ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक के बीच में है कि नहीं है। यानी इसमें जो भुज का मान होगा वो भी माइनस में और जो कोटि का मान होगा वो भी माइनस में। यानी दोनों इसमें ऋणात्मक होता है, एक्स भी और वाई भी। एक्स भी ऋणात्मक होता है और वाई भी ऋणात्मक होता है। यानी थर्ड चतुर्थांश में अगर हम लोग आ जाएं तो x का वैल्यू भी माइनस में निकलेगा और y का वैल्यू भी किस में निकलेगा, माइनस में। अगर x और y दोनों का वैल्यू माइनस में है तो किस चतुर्थांश में है वो, तीसरा चतुर्थांश में। बात समझ में आया। अब एक बार याद करना है, बोलो अगर मान लिया जाए दोनों वैल्यू प्लस में है तो किस में है, फर्स्ट। अगर x माइनस में है और y प्लस में है तो किस में है, सेकेंड। अगर x और y दोनों का वैल्यू माइनस में है तो किस में है, थर्ड में है। एक बच गया ना। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं चौथा वाला चतुर्थांश में ये x का वैल्यू है प्लस में, धनात्मक हम लिख चुके हैं, है ना, पॉजिटिव। और ये माइनस में, यानी x आएगा प्लस में और y आएगा माइनस में, तो उसको चौथा चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो वैल्यू होगा वो भुज का वैल्यू प्लस में आएगा और कोटि का वैल्यू माइनस में आएगा, ये माइनस। ठीक, यानी x प्लस में आएगा और y माइनस में आएगा, x प्लस में आएगा और y माइनस में आएगा। इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से एक बार हम लोग समझ लेते हैं। इसमें पहला वाला घर, ये पहला वाला और इसके कोना में तीसरा वाला, दोनों का सेम साइन होगा। सेम साइन का मतलब ये दोनों प्लस में आएगा, ये दोनों प्लस में आएगा तो ये दोनों माइनस में आएगा। बात समझ में आ गया। उसके बाद एक नंबर में अगर आ जाए तो ये x अगर माइनस में है y प्लस में है तो इसका उल्टा हो जाएगा, x प्लस में हो जाएगा y माइनस में हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी हो सके इसको बस याद करना है ना। अगर ये भी याद ना है तो इससे हम लोग निकालेंगे। जैसे इस घर में है तो ये दाग मिला और ये दाग के अंदर ये आ रहा, ये है प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, तो पक्का दोनों भुज और कोटि क्या होगा, प्लस। जब इसमें आएंगे तो देखेंगे ये प्लस में ये माइनस में। अच्छा, एक बात और समझना है, हमेशा पहले भुज होता है बाद में कोटि होता है। जैसे हम प्रत्येक जगह पहले क्या लिखे हैं, भुज, फिर क्या लिखे हैं, कोटि। हर जगह पहले भुज फिर कोटि, पहले भुज फिर कोटि, पहले भुज फिर कोटि, पहले कोटि कभी नहीं करना। यानी पहले x आएगा फिर क्या आएगा, y आएगा, क्योंकि एबीसीडी में पहले तो x ही आएगा ना, फिर ना y आएगा। इसीलिए पहले x वाला फिर y वाला, पहले x वाला फिर y, फिर x फिर y, ऐसे जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो हमको बताओ, अगर x का वैल्यू माइनस में आ गया और y का वैल्यू प्लस में आ गया तो किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है, सेकंड वाला में है। x माइनस में आ गया, y प्लस में आ गया तो सेकंड में है। ठीक, अच्छा बताओ, अगर x प्लस में आ गया और y माइनस में आ गया तो किस में है, फोर्थ वाला में है। तो बस ये बात याद रखना है अच्छे से। बात समझ में यहाँ तक आ गया। अब आते हैं, अब ये तो पूरा बोर्ड भर गया ना। देखो इसमें और भी समझेंगे हम लोग अलग अलग करके। जैसे ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। बात समझ में आया। तो इसमें इस पॉइंट को बोलते हैं O, पहले ये होता है x और ये होता है x बेस, ये होता है y, ये होता है y बेस। इतना हो गया। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि यहाँ पर ये वाला जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव, x की ओर है तो x अक्ष होगा। ठीक, और इसके अपोजिट आएगा तो इसको बोलेंगे नेगेटिव। ठीक है, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव यानी धनात्मक। हिंदी में हम नहीं लिख रहे क्योंकि हम इसका हिंदी बता चुके थे।
तो इसको हम लोग बोलते हैं धनात्मक एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं ऋणात्मक एक्स अक्ष। इसी प्रकार ये धनात्मक वाई अक्ष और ये ऋणात्मक वाई अक्ष हो गया इतना, है ना। तो इसको बोलते हैं धनात्मक, इसको ऋणात्मक, इसको धनात्मक, इसको ऋणात्मक। इतना तो पता चल गया। अब ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश फर्स्ट, यानी 1 नंबर, ठीक है। इसको बोलते हैं चतुर्थांश सेकेंड, ये थर्ड, और ये क्या होता है फोर्थ। ये चतुर्थांश है, ठीक है, सबको लिख लेना है। ये हम लोग का हो गया फोर्थ। इतना बात समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसी चीज को हम लोग एक जगह और बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला हो गया हम लोग का y, और ये हो जाएगा y डैश, ये x और ये x डैश, ठीक है। इतना समझ में आया। तो इसमें से ये जो O होता है ये वाला 0 से काउंट करते 1 यूनिट लेंगे तो ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3, ऐसे करके आगे की ओर बढ़ते रहेगा। ये -1 होता है, -2 होता है, -3, इसी प्रकार ये 1 2 3 डॉट डॉट करके आगे जाएगा, जितना जरूरत है उतना लेंगे। ये 10 नहीं है रही, ये है -1 -2 -3, ऐसे करके जाएगा। इतना समझ में आ गया। इसका मतलब ये वाला जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें x भी प्लस में होता है और y भी प्लस में होता है। पहला x का, दूसरा y का, पहला वाला कोटि, पहला वाला भुज और दूसरा वाला कोटि, पहला वाला भुज और दूसरा वाला कोटि। इसके बाद इसमें आता है क्या, माइनस और प्लस, पहला वाला भुज दूसरा वाला कोटि, ये आता है दोनों किसमें, माइनस में, ये दोनों प्लस में, ये माइनस में होगा, ठीक है। एक प्लस में एक माइनस। ये पहला चतुर्थांश सबको पता होना चाहिए, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। बात यहां तक समझ में आ गया। तो इसमें से भुज और कोटि में कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। भुज और कोटि में कंफ्यूजन नहीं करना है कि कौन सा भुज होगा और कौन सा कोटि होगा, क्योंकि भुज और कोटि हम लोग को पूछा जाता है कौन भुज है कौन कोटि, वो बताइए। बात समझ में आया। तो जो हम लोग का एक्स वाला है, फिर से हम लोग यहाँ समझने के लिए लिख देते हैं, जो कभी भी एक्स अक्ष होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भुज, कोमा जो वाई अक्ष होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोटि, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, भुज और कोटि। बात समझ में आ गया। बस इतना ही तो हम लोग को इसमें समझना है, इतना ही तो समझना है। अब इसमें आगे थोड़ा सा हम यहाँ समझा रहे कि मेन चीज क्या है। देखो, ये अगर मान लिया जाए ये रेखा का नाम क्या होता है, क्षैतिज, क्या होता है, क्षैतिज। ऊपर से जो नीचे आएगा उसको बोलते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर, इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको बोलते हैं एक्स डैश, इसको बोला जाता है वाई, और इसको बोला जाता है वाई डैश। इतना तो सभी को पता हो गया होगा, है ना। ये मूल बिंदु O कहलाता है, ये आता है 1 यूनिट 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, माइनस में आएगा -1 -2 -3 -4, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। ये सारा चीज जो है ना वो ग्राफ पेपर पे बनता है, ये माइनस में लिख रहे हैं, हाँ। ये सारा ग्राफ पेपर का चीज है, ठीक है, सारा ग्राफ पेपर का चीज है। यूनिट इक्वल होता है, यानी ये जो दूरी होता है ना 1 1 1 2 1 1 का, वो बराबर होता है हर एक जगह, ठीक है। अब हमको निर्दिष्ट करना क्या है ना, वो बोला गया है, मान लिया जाए क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि बताइए निर्देशांक जिसका भुज 3 है और कोटि 4 है, तो ऐसा पॉइंट इसमें से निकालना है जिसका भुज क्या है 3 है और कोटि क्या है 4 है। तो बताइए उसका निर्देशांक कहाँ पर होगा, कार्तीय तल में। इस पूरे को क्या बोलते हैं, कार्तीय तल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि भुज का मतलब क्या आएगा, एक्स वाला, और ये चूंकि प्लस में है तो इधर वाला, है ना। तो हमको 3 मिला, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई, ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिल गया। अब आते हैं कोटि में, कोटि कहलाता है वाई अक्ष, और वाई अक्ष में भी कौन सा, धनात्मक वाला। तो धनात्मक वाला कितना इकाई है, 4, 1 2 3
ये पॉइंट मिला। इन दोनों को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वही हम लोग का निर्देशांक कहलाएगा, जिसका भुज 3 और कोटि 4 हो। तात्पर्य क्या है कि जो ये 3 वाला पॉइंट है इसको y अक्ष के सीधा में आगे की ओर बढ़ाना है, तब तक बढ़ाना है जब तक इससे कट ना जाए, इसको पार करना ले। ठीक, इसी प्रकार 4 को, पॉइंट 4 जो y पे है x के समांतर बढ़ाना है, तब तक बढ़ाना है जब तक इसको वो पार ना कर दे। बढ़ गया। तो भुज 3 और कोटि 4 को बढ़ाने पर, आपस में आगे की ओर बढ़ाने पर, याद रखना है कि x वाला वैल्यू को y के समांतर बढ़ाना होता है और y वाला पॉइंट को x के समांतर बढ़ाना होता है। अब x के समांतर इसको इधर बढ़ाएं कि इधर बढ़ाएं, ये डिसाइड करेगा पॉइंट किधर है। ये डिसाइड करेगा कि पॉइंट किधर है। अगर पॉइंट इधर है तो इधर बढ़ाएंगे, अगर पॉइंट इधर है तो इधर बढ़ाएंगे। बात समझ में आया? तो 3 वाला भुज और 4 वाला कोटि को आपस में बढ़ाने पर जहां एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट किया, यही पॉइंट कहलाता है निर्देशांक। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? निर्देशांक। यानी बढ़ाने के बाद जहां मिल गया, आगे का जरूरत नहीं है, इसको हटा दिया जाए। ठीक, तो ये पॉइंट हम लोग का मिल गया निर्देशांक। ये किसका निर्देशांक है? जिसका भुज 3 और कोटि 4। तो लिखने का तरीका क्या होगा? 3,4, 3,4। तो 3,4 वाला निर्देशांक का पॉइंट ये वाला है। हम इस पॉइंट को अपने मन से ए बी सी डी कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम ए दे दिए। क्या दे दिए? ए दे दिए। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ? इसका मतलब ऐसे ना देकर वो अगर ऐसे भी बोल दे कि बताइए 3,4 वाला निर्देशांक कहाँ है कार्तीय तल में, इस कार्तीय तल में 3,4 वाला पॉइंट कहाँ है बताइए, तो हम लोग इसी प्रोसेस से बताएंगे। वो ऐसे दे चाहे ऐसे दे, सेम चीज है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम इसी में समझा रहे हैं। जैसे कि मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम, -3,4। ठीक, क्या लिए हैं? -3,4। भुज कितना है? -3। कोटि कितना है? 4। तो -3 भुज है, यानी x अक्ष को दर्शा रहा। तो x अक्ष पे -3 किधर होगा? 0 के अपोजिट में होगा, यानी ये पॉइंट पे -3 दिखा, दिख गया। अब आते हैं 4। 4 कहाँ दिखना चाहिए? y पे दिखना चाहिए। पहला वाला x लाइन पे दिखेगा, दूसरा वाला y पे दिखेगा। तो y पे जब देखेंगे 4 को तो कहाँ दिखा? यहाँ दिखा। बात समझ में आया? तो इस पॉइंट को हम लोग किधर बढ़ाएंगे? ये दूसरा पॉइंट यहाँ है, नीचे तो नहीं बढ़ाना है ना, ऊपर बढ़ाना है, y के समांतर बढ़ाना है। तो इसको बढ़ा के जाएंगे सीधा स्केल से। ठीक है, लगभग इस पॉइंट के पास आना चाहिए। अब इस पॉइंट को हम इधर नहीं बढ़ा सकते, पॉइंट इधर है तो इधर बढ़ाना है। बढ़ा दिए। जहां पर ये पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, बस उतना ही दूरी का काम है। इस पॉइंट का नाम है -3,4। इसका अपने मन से हम मान भी दे दिए पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम लोग को निर्देशांक -3,4 वाला पॉइंट अगर दिखाना है तो वो पॉइंट ये वाला है। यहां तक समझ में आ गया? नहीं तो हम लोग दाग ये ना खींच के स्केल से सीधा नाप के पॉइंट बना देंगे, इधर से नाप के पॉइंट बना देंगे, तो इसको मिटा भी सकते हैं। इसका जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये पॉइंट मिल गया। डायरेक्ट क्या मिल गया? ये पॉइंट मिल गया, इसका जरूरत नहीं है। इसके बाद इसका भी जरूरत नहीं है, हमको तो मिल गया ना मेन चीज जो चाहिए था। ये पॉइंट हमको मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया। यानी कार्तीय तल में पॉइंट ए और बी कहाँ है? एक यहाँ है, एक यहाँ है। लेकिन जब हम लोग दाग दिए थे ऐसे डॉट डॉट करके, तो इससे हम लोग को क्या मिला? एकदम सीधापन मिला, है ना, स्केल से। इसीलिए हम लोग इसको से क्या करेंगे? इसको डॉट डॉट दाग देके आगे की ओर बढ़ाएंगे ताकि स्ट्रेट हमको मिल जाए, एकदम पॉइंट एग्जैक्ट मिल जाए। तो इसको भी अगर हम लोग ऐसे बढ़ा देते हैं तो हमको एग्जैक्ट क्या मिलता है? एक पॉइंट मिल जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब एक पॉइंट और समझाते हैं लेके, हम माइनस लेके बताते हैं, है ना। तो एक पॉइंट हम और लेते हैं, कोमा -4, ठीक है, कोमा -3, -4 कोमा -3, ठीक है। तो -4 जो है वो कहाँ होगा? इधर होगा। तो पॉइंट हमको कहाँ दिखा? यहाँ पर दिखा, यहाँ दिखा। -3 का पॉइंट कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। इन दोनों पॉइंट को आगे की ओर जब बढ़ाएंगे तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा? इस पॉइंट पे, लगभग इस पॉइंट पे। ये पॉइंट हमको मिला, यही वाला पॉइंट ये वाला है, -4 कोमा -3। इसका सी नाम दे दिए हैं। कोई दिक्कत? समझ में आया निर्देशांक निकालने?
ठीक है, हम अपना मन से एक पॉइंट बना रहे, बताना इसका निर्देशांक क्या होगा। ठीक है, एक पॉइंट बना रहे, इसका निर्देशांक बताना। ये एक पॉइंट है ए बी सी, इसका नाम डी है। ये डी का निर्देशांक बताना है, क्या होगा। तो इसका निर्देशांक क्या होगा, एक्स वाला पहले लिखाएगा हमेशा, वाई वाला बाद में। तो एक्स वाला कितना से आया है, 5 से, वाई वाला किससे आएगा, -4 से। ये आंसर है, यानी बिंदु डी का निर्देशांक आ गया 5, -4। समझ में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना समझने में। चलो, तो बस यही हम लोग को दिखाना है। ठीक, अब आते हैं जीरो वाला पे। जीरो वाला भी कभी कभी पूछता है। तो जीरो वाला का मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं 0, 2। क्या ले लिए, 0, 2। तो x का वैल्यू यानी भुज कितना है, 0, और कोटि कितना है, 2। तो 0 का तो 0 ही रहेगा, है ना, 0 तो ही रहा, x पे है, कहाँ है, x पे। और y वाला वैल्यू जो है कहाँ पे, 2 पे है, 2 यहाँ है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को, x वाला को किसके समांतर बढ़ाते हैं, y के समांतर, और y वाला पॉइंट को किसके समांतर बढ़ाते हैं, x के। तो x वाला 0 है, इसको y के समांतर बढ़ाएंगे, यानी पॉइंट 2 तक जाएगा, आगे की ओर बढ़ा दिए, पॉइंट 2 में रुक गया। पॉइंट 2 को x के समांतर बढ़ाना है, कहाँ तक, 0 तक। कहाँ तक, 0 तक। तो अगर इसको थोड़ा भी इधर लेंगे तो 0 पार कर जाएगा, अगर इधर लेंगे तो भी 0 पार कर जाएगा। तुमको तो 0 तक ही ना बढ़ाना है, यानी ये यहीं का यहीं रह जाएगा, कहाँ बढ़ेगा, और पॉइंट 0 तक ही ना बढ़ाना है। अगर हम इसको इतना दूर बढ़ा दिए तो कहाँ तक चल गया, 1 तक ना, इसलिए 0 तक बढ़ाने का तात्पर्य यही रहेगा, माने यही वाला पॉइंट ये वाला है। मान लेते हैं CDE 0,2, ये वाला पॉइंट है, 0,2 पॉइंट वहीं रह गया। बात समझ में आया, यानी जब एक 0 है दूसरा संख्या, तो जो संख्या है वही वाला पॉइंट कहलाएगा, वही वाला क्या कहलाएगा, पॉइंट। एक और समझाते हैं, 1.5 माइनस नहीं लेते हैं, 0 लेते हैं, ये मजा आएगा, है ना। 1.5 और 0, तो इसका निर्देशांक कहाँ होगा, कार्तीय तल में। 1.5 कहाँ आएगा, 1 और 2 का बीच में, ये वाला पॉइंट। और सेकंड वाला क्या है, 0, तो 0 तो ही 0 का 0 रहा, तो पॉइंट हमको ये वाला मिला, ये वाला पॉइंट मिला 1.5, 0, ये वाला पॉइंट। बात समझ में आया, वो बीच वाला पॉइंट है। कोई दिक्कत हो रहा है समझने में, यहाँ तक समझ में आ गया तो पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जितना था ये कार्तीय तल है हम लोग का, ये पूरा कार्तीय तल में क्या निकालने बोलता है, निर्देशांक निकालने बोलता है। तो निर्देशांक हम लोग दिखाएंगे क्या है, या निर्देशांक दे देगा, उससे बोलेगा बताइए किस बिंदु का है ये वाला, कुछ भी इस तरह का टाइप का क्वेश्चन आएगा। जब क्वेश्चन आएंगे तब और अच्छे से इसको समझने में सहायता करेगा वो क्वेश्चन। ऐसे तो हो गया ठीक ठाक, है ना। चलो इसको नोट करो।